हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि सिचुएशनल ऑडिट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि कौन कौन से इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और क्या क्या कंस्ट्रेंट और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट के दौरान। ये हमने कंसेप्ट लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस में टॉपिक कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की क्या सिचुएशनल ऑडिट है रिक्रूटमेंट के लिए। कि जो रिक्रूटमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़ के लिए की जाती है, क्योंकि रिक्रूट किसको करना है, एम्प्लॉयज़ को करना है। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगी तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देगी। पहला एस्पेक्ट क्या है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो नोटिफाई की गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और किस टाइप के एप्लीकेंट की ज़रूरत है उन वैकेंसी को फिल करने के लिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि कितनी वैकेंसी है और उन वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए किस टाइप के एप्लीकेंट की ज़रूरत है। और दूसरा अपील टू पोटेंशियल एप्लीकेंट। पोटेंशियल एप्लीकेंट ये वो एप्लीकेंट होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, काम करने के काबिल होते हैं, कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो काम को कर सकें। तो अपील की जाएगी उन पोटेंशियल एप्लीकेंट को एडवर्टीजमेंट के थ्रू ताकि वो अप्लाई करें इन वैकेंसीज के लिए। अब जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है तो रिक्रूटमेंट के ऊपर डायरेक्टली असर किस चीज़ का रहता है, इन्वायरमेंट का। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट की जाती है वो इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट की जाती है। तो जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो रिक्रूटमेंट के ऊपर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। इन्वायरमेंट में जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो अफेक्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूट करती है बिना इन इन्वायरमेंट फैक्टर को ध्यान रखे रिक्रूट नहीं कर सकती। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल तरीके से एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करनी है तो पहले वो अपने इन्वायरमेंट को है जो चेक करके चलेगी कि इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। तो उन इन्वायरमेंट को फोकस करके ही रिक्रूटमेंट को सक्सेसफुल ये जो बना सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट मैचिंग द नीड ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे मैच की जाती है जो ज़रूरत है एप्लीकेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर हाई क्वालिटी एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है, हाई क्वालिटी एम्प्लॉय की। तो जो पोटेंशियल एप्लीकेंट है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, सुटेबल जॉब की। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है क्वालिटी एम्प्लॉयज़ की, पोटेंशियल एप्लीकेंट को ज़रूरत है एक बढ़िया जॉब की। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो चलेगा। कैसे फ्लो चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो ढूंढेगी उन एम्प्लॉयज़ को कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है जो उसकी जॉब की वैकेंसी को फुलफिल करने के काबिल हैं, और जो पोटेंशियल एप्लीकेंट है वो देखेंगे कि क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करें या ना करें। तो जब भी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलेगा तो इन प्रोसेस के ऊपर इन्वायरमेंट का अफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। अब कवर करते हैं एक एक करके कि इन्वायरमेंट कैसे रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला इन्वायरमेंट आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो इन्फ्लुएंस करता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर कवर किया जाता है एलपीजी ईरा। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का असर है जो देखने को मिलता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का काम करते हैं। पहले रॉ मटेरियल लेते हैं यानी कि कच्चा माल लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोग्रेस की जाती है, वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, फिर लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट बनता है जो मार्केट में सेल करने के लायक होता है, यानी कि कंज्यूमर के यूज़ करने के काबिल हो जाता है प्रोडक्ट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं उन्हें इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं ये इंजीनियर
एक प्रॉपर डिग्री की होती हैं, इनके पास प्रॉपर डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। तो क्या करते हैं जो इंजीनियर होते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट लेते हैं, वो अप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ताकि वो बेनिफिट उठा सकें जॉब अपॉर्चुनिटी का। जो कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती हैं, न्यूज़पेपर ऐड देती हैं, कैंपस हायरिंग करती हैं, सर्च फॉर एम्प्लॉयज़ रेफरल्स एटसेट्रा। तो इनका सहायता ली जाती है कंपनी द्वारा ताकि जो रिक्विजिट स्किल्स यानी कि जो रिक्वायर ज़रूरत है जो स्किल की, उन एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जा सके कंपनी द्वारा ताकि वो रिक्रूटमेंट के लिए मतलब कि एबल हो जाए, अप्लाई करने के लिए राजी हो जाए। लेकिन लेट 90 में क्या हुआ कि जो रूल है वो बिल्कुल ही गेम चेंज हो गए, ड्रामेस्टिकली बिल्कुल ही है जो एक इरा था वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल रिसेशन आ गया था सेक्टर के अंदर। कौन से सेक्टर के अंदर मंदी आई थी? जैसे सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। इन सेक्टर के अंदर बिल्कुल रिसेशन आ गया था, बिल्कुल ही मंदी आ गई थी। तो कंपनियों ने क्या किया कि जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट थी वो क्या कर दी, कट कर दी, कम कर दी। रिक्रूटमेंट की जो कॉस्ट थी वो कम करनी शुरू कर दी। जो एडवर्टीजमेंट थी वो लेस एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले तो कहाँ वो बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट इंकर करती थी एडवर्टाइजिंग करने के ऊपर कि जो पोटेंशियल एप्लीकेंट उन्हें इनवाइट किया जाए अप्लाई करने के लिए, जॉब में अप्लाई करें वो। लेकिन जैसे रिसेशन आया तो फिर कंपनीज़ ने क्या किया कि जो एडवर्टीजमेंट थी उसके ऊपर कम खर्च करना शुरू कर दिया, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट को डाउन कर दिया। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो मैन्युफैक्चरिंग डील्स थी वो डाउन चली गई। लेकिन फिर अर्ली 2000 में क्या हुआ, एक बार फिर से जो डिमांड थी इंजीनियरिंग की, रिसर्च और डिज़ाइन स्किल की वो एकदम से बढ़ गई। तो फिर क्या हुआ कि जो एप्लीकेंट थे वो एकदम से फिर अप्लाई करने लगे ताकि वो जॉब अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट ले सकें, जॉब अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट उठा सकें। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ने क्या किया, रिक्रूटमेंट के ऊपर असर डाला। नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। पहले के टाइम में क्या होता था लोगों को कि चलो जॉब मिल जाए, ठीक है, सेटिस्फाई है। लेकिन जो आज की मॉडर्न टाइम के जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो क्या चाहते हैं कि आज तो ठीक है जॉब मिल गई है, लेकिन हमारा कैरियर भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो मिलनी चाहिए। तो जब जो कंपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है अपने एप्लीकेंट को, तो एप्लीकेंट उन्हीं कंपनीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं अप्लाई करने के लिए। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो मॉडर्न एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि जस्ट जॉब की मुझे जॉब मिल गई है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। अगर आप अपॉर्चुनिटी है जो देते हैं, अगर आप अपने एप्लीकेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देते हैं तो एम्प्लॉयज़ एप्लीकेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। अगर कोई कंपनी कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं देती है अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो एम्प्लॉयज़ है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए राज़ी नहीं होंगे। यही कारण है कि आज के टाइम में जो कंपनियां क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती हैं, उनका डेवलपमेंट करती हैं, प्रोग्रेशन करवाती हैं, सीरीज़ ऑफ जॉब्स विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन की, सेम ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक सीरीज़ ऑफ जॉब की हेल्प से प्रोग्रेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, ताकि एक एम्प्लॉय को है जो अपनी कैरियर ग्रोथ है जो सेफ लगे, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बना रहे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जैसे कंपनी है, जैसे कि इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया है, क्या करती है ये कि इन्होंने इंटेल ने क्या किया, एक मैनेजर है जो मेन जॉब है उसका एक मैनेजर रखा हुआ है जिसका मेन काम क्या है, एम्प्लॉय की कैरियर के और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना। तो ईच इंटेल एम्प्लॉय यानी कि जो हर एक इंटेल एम्प्लॉय वो क्या करते हैं, एक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका कैरियर का एक चार्ट तैयार होता है। जो एम्प्लॉय और उसका मैनेजर होता है वो आपस में बात करते हैं कि फॉर्मर गोल क्या उनका, और जो इंटेल है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ उसकी अंदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम जो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके,
उनके लिए जो फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट गोल्स है वो उनको पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। अगर कंपनी कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी थी अपने एम्प्लॉयज़ को तो एम्प्लॉय है जो अप्लाई कर देंगे, जॉब में बने रहेंगे। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की कैरियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत स्पीड से चेंज होती जा रही है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जो लिबरलाइजेशन प्रोग्राम आया था 1991 के बाद, उसमें देखा गया कि टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो गई कि सारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया था। तो जो बैंकिंग थी, जो इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एंड फार्मा इंडस्ट्रीज थी, इनके ऊपर अफेक्ट पड़ा था। क्योंकि जब एग्जांपल के तौर पे बैंकों का एग्जांपल लेते हो कि पहले बैंक्स के अंदर क्या होता था, रजिस्टर से काम किया जाता था कि जो भी डाटा होता था कस्टमर का वो सभी रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद एकदम से कंप्यूटर सिस्टम है जो लागू किया गया, तो जो एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे उन्हें क्या किया, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज थी उनको क्या हुआ, जॉब मिल गई। लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज थी वो बहुत कम लोग थे। तो फिर ऐसे सिनेरियो के अंदर कंपनी ने क्या किया, रिक्रूटमेंट एफर्ट करने स्टार्ट कर दिए ताकि सक्सेसफुल तरीके से जो रिक्रूटमेंट है वो की जा सके। क्योंकि अब जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो हट चुकी है, जिन लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी वो भी चले गई हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एकदम से तो हर कोई एक्सपर्ट होगा नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कम पर्सन है जो अवेलेबल होंगे। तो रिक्रूटमेंट की जो हेल्प ली जाती है उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। लेट 80s में क्या हुआ कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक बिल्कुल मेजर स्लोगन बन गया था कॉरपोरेट सर्कल के अंदर, जहाँ पे कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एबिलिटी देखी जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर, ना कि उसकी रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल रिलीजन ओरिजिन है जो मेन होना चाहिए। यानी कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितनी एबिलिटी एक पर्सन के अंदर, उस चीज़ के ऊपर है जो मेन फोकस किया जाना चाहिए, ना कि उसकी किसी भी मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि मेल है या फीमेल है, इसका रीजन क्या है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जॉब में अप्लाई करने के लिए सिर्फ मैन की ज़रूरत है या फिर सिर्फ एज है जो 25 से 35 ग्रुप के एज के काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए जॉब को करने के लिए। जो एबिलिटी है, मेन एबिलिटी के ऊपर है जो फोकस करना चाहिए कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस एबिलिटी की ज़रूरत है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का पर्सन वो अप्लाई कर दे। ऐसा होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। अब से पहले बहुत सालों पहले क्या होता था कि काम को करने के लिए मैन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एक वुमेन को वीक समझा जाता था कि एक वुमेन है जो काम नहीं कर सकती। अगर उसे काम दिया जाता था तो जो सैलरी होती थी वो मेल के कंपेरेटिवली कम होती थी एक फ़ीमेल की। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि सिर्फ ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे काम करने के लिए सिर्फ मैन ज़रूरी है या फिर एज ग्रुप फाइंड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहता है कि एक काम को करने के लिए उसकी एबिलिटी बता दो कि एक काम को करने की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए अप्लाई फीमेल भी करें तो फीमेल को भी जो आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन थी फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए ताकि वो वुमेन को अट्रैक्ट कर सकें, माइनॉरिटी एप्लीकेंट को अट्रैक्ट कर सकें ताकि वो अप्लाई करें जो वैकेंसीज है उसके लिए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट की जर्नल्स के अंदर, और जो रिक्रूटमेंट टीम थी वो भेजी वुमेन कॉलेज के अंदर ताकि वो वुमेन कॉलेज से जो वुमेन है उनको अट्रैक्ट कर पाए अप्लाई करने के लिए कि वो जॉब में अप्लाई करें। जो कॉलेज रन बाय माइनॉरिटी ग्रुप, जो माइनॉरिटी ग्रुप द्वारा कॉलेज चलाए जाते थे, उन कॉलेज में भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिक्रूटमेंट टीम को भेजा ताकि वहाँ से भी जो माइनॉरिटी ग्रुप के पर्सन है, जो माइनॉरिटी एप्लीकेंट है, वो भी अप्लाई कर पाएँ जॉब के लिए। और लास्ट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या था कि बहुत सारे अलग अलग लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ है जो लागू की गई गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि चाइल्ड लेबर, नाइट शिफ्ट वर्क जो रात के टाइम पे काम करते वर्कर, बॉन्डेड लेबर,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर, रिजर्वेशन, सन्स ऑफ द सॉइल, ये सारे लीगल इन्वायरमेंट है जो एक मेजर इशू बन गए कि इन चीज़ों को, इन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी को क्या करना है, पीपल को रिक्रूट करना है। तो एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले आता है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया गया। जो ये एक्ट लागू किया गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, जो नाइट वर्क करती थी, जो अंडरग्राउंड वर्क करती हैं, जो हैवी लोड यानी कि जो बहुत भारी वजन उठाती हैं, उनके लिए था। और चाइल्ड लेबर, जो 14 साल की उम्र से कम के बच्चे काम करते हैं, उनके लिए जो ये एक्ट बना था, फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट आता था अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देती हूँ कि जो ये बीएड में बच्चे बीएड करते हैं तो उनकी टीपी लगती है स्कूल्स के अंदर। क्या होती है, वो एक तरह की अप्रेंटिसशिप होती है कि जहाँ पे वो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सीखते हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ कंपनी के अंदर कैसे अप्रेंटिस लगती है, कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जाते हैं कंपनी के अंदर और उन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस रहती हैं अप्रेंटिस की और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस लाइक सोलली विद द एम्प्लॉयर। तो जिम्मेदारी किसकी होती है, एम्प्लॉयर की होती है कि वो प्रॉपर तरीके से जो अप्रेंटिस ही है उसको समझाए कैसे काम करना है, कैसे उसको जो बड़े तरीके से किया जाना चाहिए। तो वो अप्रेंटिस एक्ट है जो उसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959। यहाँ पे बताया गया था कि जो जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो पहले नोटिफाई करें वैकेंसी के बारे में, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें उन वैकेंसी को फिल करने से पहले। नेक्स्ट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ये एक्ट एप्लीकेबल होते हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो 20 या ज़्यादा पर्सन्स के वो एम्प्लॉय करते हैं। नेक्स्ट बनाया गया बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। और लास्ट में बनाया गया चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जो बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पे काम नहीं दे सकते। तो इस तरीके से जो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर हो चुका है इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट की, कैसे है जो रिक्रूटमेंट की जाती है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।